Hello friends, welcome on my UPSC. This is Current Affairs Daily Basis MCQ series, and this is really important for competitive exams, especially UPSC and PSC exams. Today we are going to discuss 13th October 2020. It's today. Some important MCQs. Let's begin. Question number first. The Annual State of Education Report ASER survey is conducted by which of the following organization? ASER सर्वे अभी रिसेंटली आया है तो ये किसने लॉन्च किया है? सो ASER सर्वे और द एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट सर्वे इज रूरल एजुकेशन and learning outcomes, or it is a nationwide survey of rural education and learning outcomes in terms and arithmetic skills that has been conducted by the NGO Pratham for the last 15 years. This year the survey was conducted via phone calls, reaching 52,000 rural households with school-age children in 30 states and union territories. तो आपके अब ये समझ में आ गया होगा कि ये जो ASER सर्वे है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो सर्वे है ये कंडक्ट किया है NGO जिसका नाम है प्रथम, और ये पिछले 15 ईयर्स से 15 साल से ये सर्वे कंडक्ट कर रहा है। लेकिन इस बार ये इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ ड्यू टू कोविड-19 उन्होंने ये सर्वे इस बार फ़ोन कॉल पे किया है। अप्रोक्सीमेट 50,000 प्लस लोगों के से फ़ोन कॉल पे सर्वे किया है इन लोगों ने। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन, NGO प्रथम। Third one is the correct answer. Next question. Which of the following is Earth observation satellites of ISRO? इनमें से कौन सी है जो इसरो की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं? देखिए अभी ये रिसेंटली इसरो विल लॉन्च इट्स लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 एंड 9 इंटरनेशनल कस्टमर स्पेसक्राफ्ट ऑन बोर्ड इट्स PSLV C-49 रॉकेट फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट ऑफ श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश ऑन November 7। अब 7 नवंबर को इसरो लॉन्च करेगा इसका जो अभी लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, एंड इट नेम EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01, और उसके साथ में 9 अदर इंटरनेशनल स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च होंगे। और ये लॉन्च किससे होंगे? जो इसरो का PSLV C-49 है, PSLV C-49 के थ्रू होंगे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से November 7 को। ठीक है, अभी इसके ऑप्शन की बात करते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन से हैं? हाइसिस, रिसेट 2BR फर्स्ट और कार्टोसैट 3। सो ऑप्शन फर्स्ट इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट which will provide hyperspectral imaging service to India for a range of applications in agriculture, forestry and in the assessment of geography such as coastal zones and inland waterways। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हाइसिस, ये क्या करता है? ये भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये हमें प्रोवाइड करवाता है इंडिया को एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री
जियोग्राफिकल जो कोस्टल जोन है, इनलैंड वाटरवेज, उनकी इमेज प्रोवाइड करवाता है। सेकंड वन है जो रिसर्च 2BR1, it is a radar imaging earth observation satellite. The satellite will provide services in the field of agriculture, forestry and disaster management। ठीक है, सो ये भी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। एंड थर्ड वन कार्टोसैट 3, कार्टोसैट 3 is also a earth observation satellite. It is a third generation advanced satellite and this cartosat 3 having high resolution imaging capability। और ये जो कार्टोसैट 3 है, इट ऑल्सो एड्रेसेस द इंक्रीज्ड यूजर्स डिमांड फॉर लार्ज स्केल अर्बन प्लानिंग, रूरल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोस्टल लैंड यूज एंड लैंड कवर एटसेट्रा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल दीज 3 आर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और इनके क्या क्या जो फंक्शन है ये भी आपको पता चल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लिस्टेड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की जब भी पढ़ो, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं पॉलिटी के। इनकी एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। सो which of the following is are listed as directive principle of state policy under the constitution? First option, every childhood care and education to children below the age of 6 years. Second one, state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health. State to secure for the citizen ये यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये काफ़ी टाइम से चर्चा में चल रहे हैं ये तीनों। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन DPSPs विच थ्रू नॉट जस्टिसएबल आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। जो ये DPSP है, ये है जो वो नहीं है, जस्टिसएबल नहीं है। आप इनको जस्टिसएबल नहीं मान सकते हैं ये, लेकिन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जब भी कोई नया लॉ बनाए तो DPSP को अप्लाई करें। ऑप्शन फर्स्ट, the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until the complete the age of 6 year। राइट टू एजुकेशन का नाम सुना होगा आपने। राइट टू एजुकेशन वो यहीं से लिया है, आर्टिकल 45 है, जो ऑप्शन फर्स्ट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 45 इज इन DPSP। Second one, the state shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties, and in particular the state shall endeavor to bring out prohibition of the consumption except for medical purpose of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health। ओके, और ये किस में है? न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, दिस इज आर्टिकल 47 एंड आर्टिकल 47 इज अ पार्ट ऑफ DPSP। सो बोथ दीज फर्स्ट एंड सेकेंड इज अंडर द DPSP। थर्ड वन, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ये यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये है आर्टिकल 44। आर्टिकल 36 से DPSP शुरू होता है, आर्टिकल 12 से और 35 तक तो फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स है और आर्टिकल 36 से DPSP शुरू होता है, तो आर्टिकल 44 भी DPSP में ही है। सो ऑल दीज
options are under the constitution in the listed of DPSP. All the above are correct answers. Next one. Which of the following Central Asian country does not border the RLC? RLC की बात हो रही है, तो ये एक स्पेशल इसके लिए अलग से सीरीज चल रही है। अगर आप सीखना चाहें जियोग्राफी थ्रू मैप्स तो वहाँ पे सब चीज़ें कवर होंगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं या आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप ये जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं करंट अफेयर्स के, इनके पीडीएफ भी चाहते हैं तो वो भी आपको नीचे लिंक अवेलेबल होता है, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको यूज़फुल लगता है ये अपना ये जो क्वेश्चंस हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इट विल बी हेल्पफुल। सो क्वेश्चन नंबर 4, आरएलसी, इनमें से कौन से सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो आरएलसी को बॉर्डर है? फर्स्ट वन कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। देखिए आरएलसी हिस्टोरिक लेक लाइन बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान which began shrinking in 1960s and had largely dried up by 2010. In 1960s, the Soviet Union undertook a major water diversion project on the arid plains of Kazakhstan, Uzbekistan and Turkmenistan. There are two major rivers also fed by snowmelt and precipitation in faraway mountains were used to transform the desert into farm for cotton and other crops. तो आप जब भी आरएलसी के बारे में पढ़े तो दो प्रोजेक्ट्स का नाम याद होना चाहिए आपको, शेडारिया एंड अमुडारिया। ये दो रिवर्स हैं, शेडारिया एंड अमुडारिया। इनको आप पढ़ लेना गूगल करके, SYR डारिया एंड AMU डारिया। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप मैप में देखेंगे या जो मैंने बताया आपको सीरीज चल रही है वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं मैप थ्रू ज्योग्राफी। आरएलसी है जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये है इज द करेक्ट आंसर। KT कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, KT ध्यान में रख सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज second only. And why correct answer is second only? Because question asked does not border the RLC. तो तजाकिस्तान RLC को it does not border the RLC. Kazakhstan and Uzbekistan border the RLC. This one is the correct answer. Next one. Consider the following statements regarding the Amur falcons. Amur falcons की बात हो रही है। देखिए आपको रिपीटेडली हर 3-4 डेज के बाद एक क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट का देखने को मिलेगा। ये टॉपिक थ्रू आउट द ईयर करंट में ट्रेंड में रहते हैं और जब भी आपको एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी का जिक्र होगा तो IUCN का जरूर उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। और मैं आपको डेली एडवाइस करता हूँ कि भाई आप जो IUCN के बारे में जाके एक बार ज़रूर पढ़िए गूगल पे कि ये IUCN क्या है। IUCN इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ये IUCN की जो रेड लिस्ट है, इट इज़ ए क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी। ये जो वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी है उसकी क्रिटिकल इंडिकेटर है हेल्थ का। एंड द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स की जो रेड लिस्ट है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लिस्ट है
वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें 7 लिस्ट तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो 7 लिस्ट आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी वो 7 लिस्ट है। तो आप एक बार जाके और इसके बारे में ज़रूर पढ़ना। फर्स्ट लिस्ट है इसकी डेटा डेफिशिएंट। 7 कैटेगरीज है इसकी IUCN की रेड लिस्ट में, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इसकी रेड लिस्ट है। इसमें 7 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज डेटा डेफिशिएंट, सेकंड वन इज लीस्ट कंसर्न, थर्ड इज नियर थ्रेटन्ड, फोर्थ इज वल्नरेबल, फिफ्थ इज एंडेंजर्ड, सिक्स्थ इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सेवंथ इज एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड, एंड फाइनली एक्सटिंक्ट, कि वो अब नहीं है बायोडाइवर्सिटी में, वर्ल्ड में नहीं एक्सटिंक्ट है। तो ये आप इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं अभी हम। आमूर फाल्कन, एंड व्हाई दिस क्वेश्चन इज इन करंट, बिकॉज रिसेंटली चुइलोन एंड ईरांग, ये ध्यान में रखिए या कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। चुइलोन एंड ईरांग, the radio-tagged Amur falcons arrived in Manipur after completing one migratory journey that covered 29,000 किलोमीटर in 361 days, अप्रोक्सीमेट 1 ईयर की इन्होंने अभी माइग्रेटरी जर्नी कंप्लीट करके ये मणिपुर पहुंचे हैं। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट की। These migratory birds travel from Siberia to India before heading towards Africa in winter, because statement first is correct. Every October, flocks of Amur falcons from Siberia start landing in northeast India, famed for पांगती विलेज ऑफ नागालैंड। ये जब भी आमूर फाल्कन का नाम आता है तो ये एक विलेज है, ये अफ्रीका से यहाँ तक आते हैं, वापस भी जाते हैं। पांगती विलेज ऑफ नागालैंड। थाउजेंड ऑफ दीज स्मॉल रैप्टर्स फ्रॉलिक इन द विलेज फॉर अबाउट 2 months बिफोर दे हेड फॉर वार्मर क्लाइम्स इन केनिया एंड साउथ अफ्रीका इन ए नॉन स्टॉप फ्लाइट ओवर द अरेबियन सी। ये काफ़ी सरप्राइज है कि ये पूरे अरेबियन सी के ऊपर से नॉन स्टॉप फ्लाइट करके केनिया से यहाँ साउथ अफ्रीका से और वापस रिटर्न भी होते हैं। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड वन, इट लिस्टेड एज ए वल्नरेबल स्पीसीज इन द IUCN रेड लिस्ट। This statement is incorrect because these Amur falcons is listed as least concern under IUCN red list. This is not in the vulnerable category. These are in the least concern category under the IUCN red list. So statement second is incorrect, and the correct answer is first only. This is the correct one. Next question. Consider the following statements regarding the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. देखिए जो ये आर्टिकल 370 एबोलिश किया था वो यही एक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये जब से यही एक्ट चर्चा में चल रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर। Second one, Parliament has the power to make laws in relation to any matter for the UT of Jammu and Kashmir. देखिए, first statement is incorrect because the act provides for a legislative assembly for the Union Territory of Jammu Kashmir.
The Legislative Assembly may make laws for any part of the Union Territory of Jammu and Kashmir related to any matters specified in the state list of the Constitution, except public order and a matter in the concurrent list applicable to Union Territories. आप समझ रहे हैं? जो स्टेट लॉ, ये पब्लिक ऑर्डर और लैंड है, ये इसमें स्टेट लिस्ट ऑफ कंजप्शन एक्सेप्ट पब्लिक पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर ये है, ना कि लैंड है। तो ये इसका स्टेट का मैटर नहीं है, इसलिए ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो यूटी के है जम्मू एंड कश्मीर की, वो इस पे लॉ नहीं बना सकती है। ये काम है पार्लियामेंट का। दैट्स वाई स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड वन, Parliament has the power to make laws in relation to any matter of the UT of Jammu and Kashmir। बिल्कुल Parliament will have the power to make laws in relation to any matter for the Union Territory and it is for Jammu and Kashmir, so statement second is correct one। UT के लिए Parliament कोई भी law बना सकता है, second one is correct one, so this one is the correct answer। If you want the PDF of these MCQs, you can download through the link available in description। If you found useful, then you can subscribe। Please subscribe। Thank you so much। Best wishes for your upcoming exams। Thank you।